तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सूर्या और आप लोग देख रहे हैं SRVZ क्लासेस और आप सभी का SRVZ क्लासेस में स्वागत है। तो आज के मेरी वीडियो में हमारा टॉपिक है जो हिंदी साहित्य कक्षा 12 में चलती है, जिसकी बुक है फर्स्ट अंतरा, जिसका अध्याय नंबर है 4, केदारनाथ सिंह। इन्होंने मेरे सामने 2 कविताएं प्रस्तुत की है, जिसमें सबसे पहली कविता है बनारस, उसके बाद दूसरी कविता है दिशा। इस बनारस कविता में बनारस जो प्राचीन शहर है उसका जिक्र किया गया है, यानी कि उसका सुंदरता एवं सौंदर्य का शानदार तरीके से वर्णन किया गया है। और इसी के बाद दूसरी कविता है दिशा। दिशा कविता में कवि ने बालक से पूछा गया कि दिशा किधर होती है, तो बच्चे द्वारा अपनी अलग ही प्रतिक्रिया दी। तो वे कैसी प्रतिक्रिया थी तो वो हम दिशा कविता में पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारी पहली कविता है बनारस। इस बनारस कविता में बनारस शहर की सुंदरता का जिक्र किया गया है। और वे कैसा जिक्र किया गया है कवि द्वारा, तो हम इन पंक्तियों के द्वारा पढ़ेंगे। तो कवि इन 2 पंक्तियों में कह रहे हैं कि इस शहर में वसंत अचानक आता है, यानी जब इस शहर में वसंत का आगमन होता है तो वहां पर आने वाले पर्यटकों की बहुत ज्यादा भीड़ एकत्रित हो जाती है। और जब आता है तो मैंने देखा लहर तारा और मुंडू वही डीहे की तरफ से उड़ता हुआ धूल का एक बवंडर। ये इस मोहल्ले का नाम है मुंडू वाहिडी है। तो यानी कि और जब इस शहर में यानी कि मंडू वाहिनी की तरफ से उड़ता हुआ एक धूल का बवंडर आता है, यानी कि उधर मोहल्ले से बहुत सारे लोगों की या पर्यटकों की भीड़ आती है बनारस शहर की तरफ, क्योंकि बनारस शहर काफी लोकप्रिय शहर है और वसंत के समय वहां पर पर्यटकों का आगमन ज्यादा होता है। तो बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है, यानी कि जब मंडू वाहिनी की तरफ से काफी सारी आंधी उड़कर आती है तो चारों ही तरफ रोडों में क्या करती है, धूल ही धूल बिखेर देती है और उससे बनारस जो शहर है उसकी जीभ किरकिराने लगती है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि का तात्पर्य यह है कि जब उधर से बहुत सारे उन मोहल्लों से जब बहुत सारे पर्यटक आते हैं तो वहां की व्यवस्था को संभालना काफी कठिन हो जाता है। तो इस वजह से बनारस की जो शहर है उसकी जीभ किरकिराने लगती है। अब अगली पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, और जो है वह सुख भुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पंच किया। और जो वहां पर लोग मौजूद है तो वहां की संस्कृतियों का आनंद लेते हैं, और जो वहां पर नहीं है वो भी आनंद लेने के लिए आते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने ऐसा कहा है। तो अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं, आदमी दिशा श्वेत मेद पर जाता है और पाता है गांठ का आखिरी पत्थर, कुछ और मुलायम हो गया है। यानी कि आदमी दिशा श्वेत पर जाता है और पाता है गांठ का आखिरी पत्थर। दिशा श्वेत पर जो सीढ़ियां होती है, वहां की जो आखिरी सीढ़ी है होती है वो कुछ मुलायम होती है। और मुलायम क्यों होती है, तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि का आशय है कि जो लोग या जो पर्यटक बनारस शहर में आते हैं तो वहां पर तो उनके अंदर काफी चिंता दुख रहता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो भी उनकी चिंता थी, जिस बात से वो चिंतन थे, उन सबसे मुक्त होकर खुश रहते हैं, उत्साह से रहते हैं और उनके अंदर स्नेह भरा रहता है। पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है, यानी कि बंदरों की आंखों में भी वसंत के आने से वो भी उत्साह से भरे हुए हैं और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों की के खाली कटोरों का निचाट खालीपन। और एक अजीब सी चमक से भर उठा है, यानी कि जो वहां के भिखारी हैं जो भिक्षा मांगने के लिए बैठे हैं, तो क्या करते हैं, जो वहां पर पर्यटक आते हैं, जो भी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो वो खुशी खुशी उन भिखारियों को कुछ दे जाते हैं भेंट में। तो यानी कि भिखारियों तो वसंत के आगमन से भिखारियों भी कुछ उत्साह से भरे रहते हैं। जो निचाट खालीपन, निचाट यानी भरा रहना, खालीपन यानी जो खाली थे उनके कटोरे, वो भी वसंत के आगमन से उनके कटोरे भी भर दिए जाते हैं। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना, यानी कि इस वसंत ऋतु में
वसंत का आगमन होने से वो खाली कटोरे भी भर जाते हैं। यह शहर इसी तरह खुलता है और इसी तरह बढ़ता है और इसी तरह खाली होता है यह शहर। यानी कि यह शहर वसंत के समय इसी तरह खुलता है उत्साह के साथ और इसी तरह डलता है और वापस इसी तरह उगता है। अब अगली इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। यानी कि जो हरिश्चंद्र घाट है वहां पर जिस आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसको वहां पर ले जाया जाता है चारों ही कंधों पर लेके, और चमकती हुई गंगा की तरफ जहां पर लोग बहुत सारे लोग हैं वह उल्लास से भरे हुए प्रेम से भरे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग उदास भी हैं क्योंकि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण। तो इसी तरह जो बनारस जो शहर है उसकी सुंदरता को का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यहाँ पर रोज रोज एक शव निकाल कर ले जाया जाता है हरिश्चंद्र घाट की तरफ, वह भी चमकती हुई गंगा की तरफ। बल्कि केवल वसंत ऋतु को छोड़कर बाकी सभी काम इसमें धीरे धीरे ही होते हैं। और वो कौन कौन से कार्य धीरे धीरे होते हैं तो इन पंक्ति में कहा गया है कि इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है। यानी कि शहर में जो धूल है वो भी धीरे धीरे उड़ती है क्योंकि वसंत के आगमन के कारण। धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, और शाम भी होती है धीरे धीरे। यानी कि यहाँ पर लोग धीरे धीरे चलते हैं, जो मंदिरों के घंटे हैं वो भी धीरे धीरे बजते हैं और शाम भी धीरे धीरे होती है क्योंकि वसंत के आगमन के कारण वहां के सभी व्यक्तियों में उल्लास भरा हुआ है और वसंत के आने के कारण वहां पर प्रत्येक काम धीरे धीरे होना चाहता है। यह धीरे धीरे होने के सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे हैं समूचे शहर को, इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं। यानी कि यह धीरे धीरे होना ही यह की जो सामूहिक लय उसको बांधे हुए हैं। अब अगली पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी गिरता नहीं, हिलता नहीं, कुछ भी, कि जो है चीज वहीं थी वहीं पर रखी है। यानी कि जो चीज वहां पर थी वो सुरक्षित रखी गई है, यहाँ पर कुछ हिलता डुलता नहीं है और कुछ गिरता भी नहीं है। कि गंगा वही है कि वही है बंदी है नाव, कि जो गंगा नदी वर्षों से बहती आ रही है वो भी वही की वही है, और जो नाव चली करती थी उस गंगा नदी पर वर्षों से चली आ रही है और वो भी वर्तमान में आधुनिक काल में भी चलती आ रही है। तुलसीदास की खड़ाऊ सैकड़ों वर्ष से है और जो तुलसीदास जी की जो खड़ाऊ वहां पर सुरक्षित सजो कर रखी गई है वो भी अभी की अभी वहीं पर है, काफी सुरक्षित रखी गई है, यानी कि उनमें कोई बदलाव नहीं आया। तो कवि कह रहे हैं कि इतना सुरक्षित है यह बनारस, कभी सही साज के बिना किसी सूचना की घुस जाओ इस शहर में। अब कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं सही साज कहते हैं शाम के समय, यानी कि कभी शाम के बिना घुस जाओ किसी सूचना के इस शहर में। यानी कि जो शाम के समय जो परिवर्तन देखने को मिलता है, स्नेह भरा, लोगों में उल्लास भरा रहता है, दुख को छोड़कर चिंता से मुक्त होकर काफी सुख में रहते हैं। यानी कि ऐसे सुख भरे स्नेह भरे बनारस में घुस जाओ शाम के समय। आरती के आलोक में इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। और आरती के जो समय होता है शाम के समय जब तुम देखोगे तो इसकी बनावट तुमको काफी सुंदरता नजर आएगी इसकी बनावट में। यह आधा जल में है आधा मंत्र में है। और कवि अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि यदि तुम इसको ध्यान से देखोगे तो यह आधा आपको जल में दिखेगा आधा मंत्र में। यानी कि जो शाम के समय जो आरती होती है तो आपको वो बनारस आधा पानी की वजह से आधा जल में दिखेगा और आधा थल क्षेत्र में दिखेगा और आधा मंत्र में। यानी कि शाम के समय कुछ लोग मंत्र का उच्चारण कर रहे होंगे, आधा फूल में है और आधा फूल ले जा रहे होंगे और आधा शव में। तो कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई होगी और आधा नींद में है आधा राख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है, और आधा लोग नींद में है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यह आधा भी है और आधा नहीं भी है। और ये आधा और आधा है आधा नहीं है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि यह आध्यात्मिक भी है बनारस शहर और आधुनिक भी है। यानी कि आध्यात्मिक चीजों को भी सुरक्षित तरीके से सजोए हुए वही का वही
खड़ा है और आधुनिक काल में भी ये उसी के तरह ही खड़ा है। अब अगली इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, और जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। तो इसमें कवि इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि जो खड़ा है वह बिना किसी स्तंभ के, जो वहां पर रीति रिवाज थे, जो धार्मिक संस्कृतियां थी, जो विश्वास थे, वो मान्यताएं अभी भी चली आ रही है बिना किसी स्तंभ के, बिना किसी सहारे की, यानी कि उनमें कोई रुकावट नहीं हुई है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे कि राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, जो राख और रोशनी जो मर्त व्यक्ति को हरिश्चंद्र घाट पर ले जाया जाता था, तो अभी भी वैसी मान्यता है, अभी भी वहीं पर ले जाकर उनको जलाया जाता है। और पानी के स्तंभ, पानी की जो स्तंभ है, जो गंगा नदी बरसों से बहती आज चली आ रही थी, वे वैसी की वैसी आज भी चली आ रही है। धुएं के खुशबू के आदमी के उठे हुए हाथ, जो धुएं और खुशबू के जो आरती के समय जो फूल वहां पर चढ़ाए जाते हैं, तो उनकी भी खुशबू भी सुगंधित है। और जो धुएं, जो अगरबत्तियों का धुआं निकलता है, वो भी अभी सुगंधित है। वैसी की वैसी मान्यताएं, जो रीति रिवाजें थी, वो अभी भी चली आ रही हैं। कि आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य, यानी कि गंगा जल में जाने के बाद जो सूर्य को दोनों हाथों में जल रहकर प्रणाम किया जा रहा है, वैसी की वैसी रीति रिवाज आज भी है, और वैसे के वैसे लोग ऐसा कार्य आज भी करते हैं। सूर्य को वैसा ही नमस्कार प्रणाम किया जाता है। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर, यानी कि जो शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी टांग पर खड़ा है यह शहर, जो गंगा का जल था उसी पर खड़ा है यह शहर, अपनी मान्यताओं को लेकर अपनी एक टांग पर खड़ा है और दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर, यानी कि वर्तमान की जो मान्यताएं उनसे बेखबर होकर जो अपनी पहले वाली मान्यताएं थी, विश्वास थी, धार्मिक आस्थाएं थी, जो संस्कृतियां थी, उनको लेकर एक टांग पर अभी भी खड़ा है यह शहर। अब अगली कविता है केदारनाथ सिंह की, कविता है दिशा। अब दिशा में केदारनाथ सिंह जी ने क्या कहा है, तो हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर 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 उसने कहा, जिधर उसकी पतंगबाजी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। यानी कि एक बच्चा है जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था, तब कवि ने उससे पूछा कि हिमालय किधर है, और जो बच्चा था वो अपनी मनोरंजन में व्यस्त था, अपनी मस्ती में व्यस्त था, तो उसने कह दिया कि जिधर मेरी पतंग जा रही है उधर ही हिमालय है। तो इस तरह था। लेकिन अब इस दिशा के कविता के माध्यम से कवि सभी को संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह उस बच्चे का जो ध्यान आकर्षित था पतंग की ओर, इसी तरह मनुष्य को अपना ध्यान केवल उसी चीज पर आकर्षित रखना चाहिए जिस तरफ वो जाना चाहता है, यानी कि जिस लक्ष्य को वह प्राप्त करना चाहता है। बाकी सभी चीजों से हटकर अपने मन को उन जिन चीजों में लगा हुआ है उनसे हटाकर केवल एक ही लक्ष्य की ओर लगाना चाहिए। जिस तरह के एक बच्चे ने अपना ध्यान लगा रखा था कि जिधर पतंग उड़ी जा रही है उधर ही हिमालय, यानी कि बाकी सभी चीजों को छोड़कर वो केवल पतंग उड़ाने में व्यस्त था, और उसको ऐसा लग रहा था कि जो चीज है वो पतंग की ओर ही है। तो इस दिशा कविता में इसका भावार्थ यही था, और इस दिशा कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते थे। तो आज की इस वीडियो में हमने केदारनाथ सिंह की जो दो कविताएं थी, बनारस और दूसरी कविता है दिशा। बनारस कविता में जो बनारस शहर है उसकी सुंदरता एवं सौंदर्य का वर्णन किया गया था कि किस तरह वसंत के आगमन से वहां के सभी लोगों में उल्लास भरी रहती है। केवल वसंत को छोड़कर बाकी सभी काम वह धीरे धीरे करना चाहते हैं, क्योंकि वसंत कहीं निकल ना जाए। और जो वहां कर भिखारी हैं उनको भी, जो पर्यटक आते हैं, जो उनके खाली कटोरे रहते हैं, वो भी भर जाते हैं वसंत के आगमन के कारण। और जो बसंत शहर है वो आध्यात्मिक और आधुनिक दोनों पर बिल्कुल परहेज होकर बिल्कुल उसी तरह
खड़ा रहता है। और जो दूसरी कविता थी दिशा, इसमें जो बच्चा है जो पतंग उड़ा रहा है उसके बारे में जिक्र किया गया था। तो आज की इस वीडियो में हमने दोनों की कविता को काफी एक्सप्लेन के माध्यम से रीड कर लिया था। तो अब हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो अब हम बनारस कविता के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर देखते हैं और इसके बाद जो दिशा जो कविता थी उसके भी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो बनारस कविता का सबसे पहला प्रश्न है कि बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या क्या प्रभाव इस शहर में पड़ता है। जब बनारस वसंत का आगमन अचानक ही होता है इस शहर में, और जब भी होता है तो वहां पर आंधी आती है और सभी जो गलियां थी वहां पर धूल ही धूल कर देती है और इस शहर की जीभ किरकिराने लगती है। इस शहर में किरकिराने लगती है, यानी कि वहां पर जो बसंत के आगमन के कारण सभी लोग एक साथ आते हैं और वहां की व्यवस्था को संभालना का भी भारी पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, खाली कटोरों में वसंत का उतरने से क्या आशय है। कि जब वसंत आता है तो वहां पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं और पर्यटक आने के बाद जो उनकी मनोकामनाएं थी वो पूर्ण हो जाती है। और इसी तरह वो प्रश्न होकर जो वहां पर भिखारी थे, भिक्षा थे, उनको भिक्षा देने के लिए कुछ पैसे दान दे जाते हैं। तो इस तरह वसंत के उतरने से वहां पर जो कटोरे खाली थे वे भर जाते हैं। अगला प्रश्न है, बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है। तो पूर्णता को दिखाया है कि किस तरह वहां के लोग आते हैं और व्यस्त उल्लास से भरे रहते हैं, जो चिंताएं थी वो मिट जाती है। जबकि दूसरे में बताया गया है रिक्तवा में कि किस तरह शिवों को संस्कार के लिए ले जाया जाता है हरिश्चंद्र घाट की तरफ। बनारस में धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या कहना चाहता है। तो इस शहर में लोग धीरे धीरे चलते हैं, शाम धीरे धीरे होती है और प्रत्येक काम धीरे धीरे होता है। इसके बारे में कवि यह बताना चाहता है कि यहाँ पर प्रत्येक काम धीरे धीरे होता है, यानी कि प्रत्येक काम ढंग से होता है, काफी अच्छे तरीके से होता है, कोई जल्दबाजी नहीं की जाती है। और वसंत के आगमन के कारण वहां पर समय में सभी लोगों में मनोरंजन की भावनाएं बनी रहती है। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में कवि क्या क्या बंधा है। धीरे धीरे होने से वहां पर बंधा है कि सभी लोग किस तरह धीरे धीरे कार्य करते हैं, स्नान के लिए जाते हैं और सूर्य को जल अर्पित करते हैं, वापिस आते हैं और कई लोग गंगा घाट की तरफ जाते हैं और अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं रहती हैं। सही साज में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है। तो यहाँ पर विशेषताओं का पता चलता है कि लोग स्नान की तरफ जाते हैं, शाम के समय आरती की जाती है और वहां पर कुछ अगरबत्तियां और फूल चढ़ाए जाते हैं। ऐसे अनेक आदि कार्य किए जाते हैं। अब देखते हैं जो दिशा कविता थी उसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, बच्चे का उधर उधर कहना क्या प्रकट करता है। जब बच्चे से कवि द्वारा पूछा गया कि हिमालय किधर है, तब बच्चे ने अपने यथार्थ से कहा कि हिमालय में जो पतंग उड़ा रहा हूं इस दिशा में। तो इस प्रश्न में यही था कि बच्चे का इधर इधर कहना क्या था। दूसरा प्रश्न है, मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। प्रस्तुत कविता का भाव स्पष्ट कीजिए। जब बालक द्वारा प्रश्न पूछा गया कि हिमालय किधर है तो उसने इशारा करते हुए कहा कि हिमालय इधर है, यानी कि उस पतंग ने उस बच्चे को अपनी ओर आकर्षित कर रखा था, केवल उसका पूरा ही ध्यान पतंग की ओर था। और जो उस कवि द्वारा पूछा गया कि हिमालय है वह किधर है, तो उस बच्चे ने बता दिया कि हिमालय इस दिशा में जिस तरह की ओर मैं पतंग उड़ा रहा हूं।